हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन टू क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन का जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है वो हमने पढ़ चुका है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल्स कैसे कैसे करा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड हमने वहां पे करा और जो आपको फिजिक्स में ही इस्तेमाल होता है वो सारे चीज हमने वहां पे पढ़ लिया। अगर वो लेक्चर आप देखना चाहते हो तो ऊपर देखो आई दिख रहा है, उसको क्लिक करो और पूरा उस लेक्चर को देख लो, डिफरेंशिएशन भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलना। इस लेक्चर में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल मतलब आप दो लिमिट देगा, एक अपर लिमिट दूसरा लोअर लिमिट देगा। तो इस बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से एक डेफिनिट रीजन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेट करना है किसी भी इंटीग्रेंड को, है ना। उसके बाद हम एरिया निकालते हैं इस डेफिनिट इंटीग्रल के हेल्प से, वॉल्यूम निकालते हैं और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है उसको भी हम निकालते हैं। जैसे मानो आपको डिस्प्लेसमेंट, मानो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन के हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। या फिर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालना है तो उस सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन के हेल्प से भी निकालते हैं। या फिर आपको मानो कि F इक्वल्स टू डी पी अपन डी टी होता है, आपको मोमेंटम निकालना है तो, या फिर इम्पल्स निकालना है तो उस सिचुएशन में हम अगेन इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेके उसको सॉल्व करते हैं। इन फिजिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, राइट। तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है, आपको मजा आ जाएगा और डेफिनिट इंटीग्रल को आप समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रल, जैसे यहाँ पे मैं बोला था वी इंटीग्रेट विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट। एक लिमिट के अंदर हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है एंड द रिजल्ट विल बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू, अनलाइक इन केस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमारा जो रिजल्ट आता है वो वेरी करता है कांस्टेंट। जैसे हम किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो, मानो एफ डैश एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपका जो वैल्यू आता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता था और यहाँ पे वेरी करता था। बट इन डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम जो करते हैं उसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं। मानो 5 मीटर पर सेकंड आया तो वही 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वगैरह वगैरह नहीं आता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल का यही बेसिक डिफरेंस हुआ करता है। दूसरा पॉइंट हम देखना है, जो वी ऑलवेज स्पेसिफाई लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। जैसे हमें एक लोअर लिमिट मिलता है, अपर लिमिट मिलता है, तो वो दोनों लिमिट के अंदर ही, स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर ही हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मानो कि यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल है, मानो एक लड़का खड़ा हुआ है ना। तो इसका हाइट एक्चुअल में हमें इतना चाहिए। तो आप देख सकते हो, अगर ये ग्राउंड से आप देख रहे हो, ये टेबल का एक हाइट मान लो h1 है और इसका सर पे देख सकते हो, इसका सर तक जो भी हाइट है h2 है। तो हम ये जो h2 है इसका सर वाला, तो इसको मैं अपर लिमिट बोल सकता हूँ। ये इसका जो पैर है, यहाँ पे उसका लेग यहाँ पे रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है, तो सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका लोअर लिमिट। अगर इसका हाइट हमें निकालना होगा तो हाइट हम कैसे निकालते हैं, दिस h2 माइनस h1। तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा टाइप का कुछ इस्तेमाल हमारा इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करना होता है। तो देखते हैं एक एक इलास्ट्रेशन में आपको बताता हूं। आई इज गिवन एज एफ डैश एक्स। ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव मानो वाई इज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई अपन डी एक्स, तो हमें डी एफ ऑफ एक्स मिलता है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये आपको y मिलता है और इसका वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिलता था, है ना। तो यही चीज है, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे स्पेसिफिक लिमिट आपको दिया हुआ है, एक b दिया हुआ है और एक a दिया हुआ है। ये a जो है उसको हम बोल सकते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, इसको हम लोअर लिमिट बोलेंगे और b को हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। क्या समझ में आ रहा है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है और ये लिमिट के अंदर ही हमें इसको इंटीग्रेट करना है। बात समझ में आ रहा है।
तो मैंने इंटीग्रेट करा और मेरे को एफ ऑफ एक्स मिला, और यहाँ पे मैं लिमिट पुट करा ए टू बी, इसको ऐसे पढ़ा जाता है एफ ऑफ एक्स ए टू बी। मानो उस फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, मानो ये साइन एक्स दिया हुआ हो, या फिर आपको एक्स स्क्वायर आया हो, या फिर लॉन ऑफ एक्स आया हो, कुछ भी आ सकता है। रिजल्ट ये एफ ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी होगा ए टू बी, इसका मतलब आपको ये बी जो आपको अपर लिमिट है और ए जो होगा आपका लोअर लिमिट है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन पे हम अपर लिमिट एक्स को रिप्लेस करते हैं बी से। पहले एक्स को रिप्लेस करा बी से, जो अपर लिमिट आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू बी पे कितना होगा, तो इसको हम लोग एफ ऑफ बी बोलेंगे। और एट एक्स इक्वल्स टू ए पे उसका वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग एफ ऑफ ए बोलेंगे। तो सिंपल आपका जो वैल्यू आएगा वो आप बोल सकते हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो आपको नजर आ रहा है। ये ऑब्वियस बात है, डिफरेंट फ्रॉम दैट इनडेफिनिट इंटीग्रल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये हमारा बेसिक फंडा था। अभी आपको एक दो इलास्ट्रेशन में आपको समझाऊंगा, तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा और आपको पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ फंडा यही है कि आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करना आना चाहिए, बस आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पुट करना आना चाहिए, बस। हमें क्या करना है, स्टेप हमने देखा, आई को कोई भी फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो भी वैल्यू आ रहा होता है, जो भी फंक्शन आता है, उसका एक लिमिट आता है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। तो अब ये जो फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक बार अपर लिमिट से, माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से। बात समझ में आ रहा है। तो यही करते हैं और वहां में रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कोई ऐसा कोई है, देखो ये वाला देखो, आई इज गिवन एज 2 to 4 इंटीग्रेशन 2 to 4, ये हमारा लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है ना बच्चों। अब इस फंक्शन को दिया हुआ ये इंटीग्रैंड जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर एक्स क्यूब dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल है, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे 2 to 4। तो अब यहाँ से लिख सकते हो 1/4 को बाहर कर दो, 4 को एक बार रिप्लेस करो, 4 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4। ये जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1/4, और यहाँ पे आप यहाँ से एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 क्यूब यहाँ से, और ये आपका क्या बनेगा 2 स्क्वायर, दैट मीन 64 माइनस ये, तो आंसर विल बी योर 60, दैट विल बी योर आंसर। तो आराम से ये आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रहा है। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलता था, मैंने आपको बताया भी था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं मिलता है। तो हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एक्स को रिप्लेस करके पुट करें। बात समझ में आया। दूसरा इलास्ट्रेशन में देखो, i इक्वल्स टू क्या है 0 to π/2, i इक्वल्स टू 0 to π/2, और यहाँ पे cos x dx है। बच्चों ये चीज़ आपको डेफिनिट इंटीग्रल आपको करने से पहले आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी, इनडेफिनिट इंटीग्रल को आपको आना चाहिए। इनडेफिनिट इंटीग्रल अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करने में क्या जा रहा है, आराम से आप पुट कर सकते हो। बट आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल आना चाहिए, जैसे डायरेक्ट फॉर्म मैंने बताया, फिर डायरेक्ट फॉर्म में अगर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने आपको बताया, और उसके बाद लिनियर मेथड जो है, जो लिनियर इक्वेशन होगा उसको अगर इंटीग्रेशन में फॉर्म बनाया जा रहा है तो उस सिचुएशन में उसको कैसे करते हैं, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे चीज आपको मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल में सिखाया था। तो वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हम क्या बोल सकते हैं, sin x आता है, और sin का जो लिमिट है वो 0 to π/2 है बच्चों। तो हमें सीधा x का वैल्यू रिप्लेस करना है sin ऑफ π/2 माइनस यहाँ पे sin 0। तो sin 0 इक्वल्स टू 0 होता है और sin π/2 इक्वल्स टू 1 होता है। सो दैट विल बी योर आंसर। ये आपको एब्सोल्यूट आंसर आ रहा है, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो ऐसा टाइप का बहुत सारे चीज़ें आपको मिल सकता है, आपको और मिलेगा। इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। मानो कि कोई भी एक फंक्शन है, जैसे आपको कोई भी एक फंक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई इज गिवन एज इंटीग्रेशन, आपको मैं बोल देता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है dx। तो इसको भी अगेन आप क्या करोगे, इसका वैल्यू मान लो 0 to π/4 है, कोई बात नहीं, π/4 है।
तो इस सिचुएशन में इसका जो भी इंटीग्रेशन है वो 10x आ रहा है, वो 0 टू π/4 सिंपल है, तो इस सिचुएशन में भी 1 माइनस 0 आएगा, तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगा। या फिर कोई भी एक फंक्शन, जैसे आपको मैं आराम से दिखा देता हूँ, x³ प्लस 2x² प्लस 7x माइनस 5 इंटू dx, और यहाँ पे आपको 0 टू 1 दे रहा है। तो ऐसा टाइप का आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेगा, ऐसा टाइप का बहुत सारे फंक्शन मिलेगा। इवन काइनेमेटिक्स में ऐसा टाइप का बहुत ही क्वेश्चंस आपको मिलता है। इवन जेईई नीट में भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा टाइप का। मैं अभी आने वाले जो स्लाइड में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चंस, मैं एंड तक बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। x⁴ डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे 2x³ डिवाइडेड बाई 3, डायरेक्टली आप इसको करना है x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x, और यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट कर लेना है, 0 टू 1 लिमिट पुट कर दो, 1 1 पुट कर दो, बस आंसर जो भी होगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5, बस, और माइनस 0। तो ऑब्वियस बात है, ये जो इसको सिंप्लीफाई कर लो दैट विल बी योर आंसर। बट यहाँ पे हमेशा याद रखना, इन डेफिनेट इंटीग्रल में आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा उसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होता है, हर कदम में आपको इस्तेमाल होने वाला है, इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स में, आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व है। कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व, मानो कि एक कर्व है जो आपको एक्सिस बताया जा रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये आपको एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, और ये आपका एक कर्व दिया हुआ है जिसका ग्राफ ऐसा है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और ये आपका एक लिमिट है x1 है और दूसरा लिमिट है x2 है। आपको इसके अंदर एरिया निकालना है, इसके अंदर ये जो ग्राफ है इसके बिलो दिस ग्राफ आपको निकालना है इन बिटवीन x1 टू x2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो इस सिचुएशन में मैं आपको थोड़ा फील दिलाता हूँ। मानो कि इसका एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मानो एक ऐसा ट्रायंगल या फिर ट्रेपेजियम बना दिया, तो ऐसा ट्रेपेजियम बना, तो इस सिचुएशन में इसका एरिया निकाल सकते हो। थोड़ा इधर कम हो रहा है, इधर थोड़ा बढ़ रहा है, हालांकि आपका एरिया निकल जाएगा, बट ये जो एरिया आएगा वो एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, वो उसमें एरर बहुत ही आएगा। उसके बाद हमने क्या करा, इसको और भी दो टुकड़ा कर लिया, मानो 4 टुकड़ा करा, जो आंसर ए आया वो इससे थोड़ा करेक्ट है, जो आपका A1 है उससे थोड़ा करेक्ट है, एक्यूरेट आ रहा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा कर्व है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्वेचर है, बट यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन, एक ट्रेपेजियम टाइप का हमने क्या कर लिया, काम कर लिया। बट इसमें और भी अगर छोटा छोटा टुकड़ा करो तो थोड़ा और एक्यूरेसी लेवल बढ़ते रहेगा। और मैंने क्या करा, मैंने सोचा यार बहुत अच्छे से इसका एक्यूरेट करना चाहिए, तो मैं इसको इनडेफिनिट, उसमें क्या करना है, इनफाइनिट नंबर ऑफ टुकड़ाज में इसको डिवाइड कर लिया, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में इसको डिवाइड करा। मैं आया और यहाँ पे x पे मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया, मानो ये वाला टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया, ये वाला टुकड़ा जो dx है, x पे मैंने जाके, ये x पॉइंट है, ये x पे जाके मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया है ना। तो ये अगर इसका ये वाला कोऑर्डिनेट x होता है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस dx, क्योंकि मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप को लिया, क्या करा, एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। ये सारे छोटा छोटा जो इसका स्ट्रिप मिल रहा है, वो सारे स्ट्रिप का अगर एरिया में ऐड कर लूँ तो उस सिचुएशन में मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा स्ट्रिप मिला, यहाँ पे छोटा स्ट्रिप मिला, तो ये इसका जो थिकनेस है वो कितना होगा, dx मिल रहा है। और यहाँ पे सर्टेनली आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू होगा, हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रिप, उसका वैल्यू आएगा y। बात समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में इसका अगर एरिया देखा जाए तो एलिमेंटल एरिया आप देख सकते हो, एलिमेंटल एरिया देखो, एलिमेंटल एरिया इक्वल्स टू डी एल, देन डी ए इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स। जैसे ये बहुत ही छोटा सा एक रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो मैंने जो हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने कर लिया। ओके, और भी बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रिप होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिप होगा, बहुत सारे स्ट्रिप होगा, और भी बहुत सारे स्ट्रिप होगा इधर दोनों साइड में। तो मैंने सारे स्ट्रिप को अगर मैं ऐड कर लूँ इस लिमिट के अंदर, x1 टू x2 के लिमिट के अंदर, तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैं अगर टोटल एरिया निकालना चाहता हूँ, टोटल एरिया इन बिटवीन x1 टू x2, इन बिटवीन x1 टू x2, ये मेरे को क्या मिलेगा, y dx इंटीग्रेशन x1 टू x2। बात समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट मैंने क्यों करा,
इक्विटी वैल्यू चाहिए, और ये इतना छोटा है। अब यहाँ पे पूरा ये डी वाई डी एक्स, ये वाई टू डी एक्स, वाई थ्री डी एक्स, वाई फोर डी एक्स, ऐसा करते करते अगर आप करते जाओगे ना तो बुढ़ा हो जाओगे, आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। जैसे इस स्ट्रिप को मैंने अगर एरिया निकाला तो मान लो वाई वन डी एक्स आया प्लस वाई टू डी एक्स आया मानो, उसके बाद वाई थ्री डी एक्स आया, फिर वाई फोर डी एक्स आया, और मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बना दिया। अब इसको ऐड कैसे करोगे? ऑब्वियस बात है, इंटीग्रेशन का हेल्प से। और वो इंटीग्रेशन आप करोगे और वो लिमिट कौन सा होगा? x1 टू x2। बात समझ में आ रहा है? तो ये फील है एक्चुअल में इंटीग्रेशन का, फील मैं आपको दिलाना चाह रहा था। तो ये आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा, और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो उस सिचुएशन में आपको एरिया मिल जाएगा। तो आपको जो एरिया अंडर कर्व आता है तो वो इज नथिंग बट x1 टू x2, और यहाँ पे y dx होता है। तो ये होता है एरिया अंडर कर्व। तो अगर ये एरिया अंडर कर्व, इसका फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन एक्स क्यूब दे सकता है या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दे सकता है, तो इस फंक्शन को dx इंटीग्रेट कर लो। लिमिट क्या होगा? x1 टू x2, अपर लिमिट होगा x2 और आपको लोअर लिमिट होगा x1, बस उसके अंदर इसको इंटीग्रेट करा दो तो आपको कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर दिस कर्व मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे देखो, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2। मान लो कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, मानो ये फंक्शन है, यहाँ से शुरुआत किया x इक्वल्स टू 0, यहाँ से शुरुआत करा उसने, और ये x इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे खत्म करा, और वो फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपको एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, मतलब ये वाला बाउंडेड एरिया निकालना है। यहाँ से x1 से इसके बीच में जो रीजन होगा, ये वाला रीजन का आपको एरिया चाहिए। तो इस रीजन में अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन y dx, और लिमिट आपको 0 टू 2 आएगा। तो आपको y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू 2 पे। अब देखो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x, और आपने लिमिट 0 टू 2 लगा दिया। तो आप देख सकते हो ये 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 एक्स स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 मतलब 7 इंटू 2 मतलब 14, और यहाँ पे आपको 6 नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देखो 20 मतलब 68 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट स्क्वायर, या फिर आपको मीटर जो भी दिया हुआ होगा यूनिट स्क्वायर होगा। तो ये आपको आंसर मिल रहा है। अगर आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो उस सिचुएशन में आपको एरिया निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको समझ में आ गया एक्चुअल में आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, वो आपको पता चल गया ना बच्चों। आगे भी जाके हम देखने वाले हैं और भी सारे चीजें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मानो ये वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है ना, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहे, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू dx अपन dt, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो dx dv dt, इंटीग्रेट कर लो इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा? उस लिमिट के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आपको आराम से जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, मानो 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो बॉडी यहाँ से शुरुआत किया था कहाँ तक पहुँच सका, या फिर कहाँ उसका डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड पे कितना होगा, वो भी आप निकाल सकते हो आराम से। तो ये एक्चुअली मेजर एप्लीकेशन जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो मेजर एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है। आपको फिजिक्स में हमेशा इस्तेमाल होगा डेफिनेट इंटीग्रल, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एंड तक इसको देखना है और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और आप समझने का कोशिश भी करो, है ना, नहीं तो आएगा भी नहीं। ओके, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, इफ इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज गिवन बाय दिस, तो आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन ये t1 टू, ऐसे मैं आपको लिख देता हूँ, i इक्वल्स टू t1 टू t2 f इंटू dt। जैसे मैंने आपको शुरुआती में बोला था, ये इम्पल्स होता है, या फिर आप इसको चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हो। इसका ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है इम्पल्स फोर्स, देन फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स फ्रॉम 2 टू 6 सेकंड, 2 टू 6 सेकंड में आपको चाहिए। मतलब ये आपको ग्राफ दिया हुआ है 2 टू 6 सेकंड, यहाँ से आपको इस सेकंड यहाँ तक आपको क्या चाहिए? एरिया निकालना है। इसका मतलब इसका फोर्स निकालना है, तो दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस टी, ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन, मतलब आपको एरिया अंडर एफ टी कर्व ही निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर एरिया कितना होगा? ये एरिया और ये एरिया दोनों को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे जो भी आपको इम्पल्स आएगा वो क्या आएगा? दिस एरिया
यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू 2, और ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है इंटू 10 आ रहा है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल है तो हाफ इंटू 1 5 माइनस 4 इंटू, आप देख सकते हो 10 है, माइनस यहाँ पे हाफ इंटू 1 इंटू 10 आएगा, है ना। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आंसर 20। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, जो आंसर है वो आपको 20 मिलने वाला है, आराम से आपको 20 मिल भी जाएगा। 2 to 6 सेकंड में आपको इम्पल्स कितना है वो आप देख चुके हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो यही करना था आपको एक्चुअल में। अगर ये आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना के भी आप कर सकते हो, अगर आप एक बार ट्राई करना दूसरा मेथड से, आप पूरा फंक्शन को, जैसे एस एफ का फंक्शन है इंटू डी टी, ऐसे करके T1 to T2 करके आप इसको एक बार ट्राई करना, आंसर तो वही आएगा, बराबर आने वाला है ना। आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है यार, आपको अल्टरनेटिंग करंट में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, अल्टरनेटिंग करंट में क्लास 12 में आपको मिलने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, और भी बहुत इसका एप्लीकेशन है। देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल, इस सिचुएशन में आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, कोई भी एक फंक्शन है उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालना है इस लिमिट के अंदर जो a टू b है, और ये x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, और x का वैल्यू इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू b है, इसका मतलब यही लिमिट के अंदर आपको निकालना है, यही आपका लिमिट है, x का वैल्यू यहाँ पे है ना। आपको y एवरेज निकालना है, तो आप y एवरेज इक्वल्स टू क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब उसका एरिया निकालोगे इस लिमिट के अंदर, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन a टू b इंटू dx, जो आपका वेरिएशन है, जो डिस्टेंस है, या फिर आपको टाइम इंटरवल है, या फिर जो भी इंटरवल है, टोटल इंटरवल से डिवाइड कर देने का है, पहले उसका एरिया निकालने का है और फिर उसको क्या करना है, उस इंटरवल से डिवाइड करना का है, वही आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको एप्लीकेशन के तौर पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर एवरेज वैल्यू आपको किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये मानो करंट का फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, मानो करंट का फंक्शन दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे दिया हुआ है, आपको पूछा कि एक टाइम इंटरवल में या फिर एक टाइम पीरियड में उसका एवरेज वैल्यू कितना है, तो करंट एवरेज कितना होगा आपको निकालना है। तो इस सिचुएशन में आपको 0 टू उसका जो टाइम पीरियड है वो निकालना है, और आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एक टाइम पीरियड, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, ओमेगा डिवाइडेड बाई, देखो 2 पाई, देखो मैं बताता हूँ, ये आपको होता है 2 पाई बाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी, तो यही होता है आपका टाइम पीरियड, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वैल्यू जो भी आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे आंसर 0 आने वाला है ना, एवरेज वैल्यू यहाँ पे 0 आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप एक बार ट्राई करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करना है, उसका लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा है ना, एक बार चेक कर लेना, उसका आंसर आना चाहिए 0। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ही पार्ट है, मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन फिगर, जैसे एक स्ट्रेट रोड आपको दिखा रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन फर्स्ट 25 सेकेंड्स इज, आपको फर्स्ट 25 सेकेंड मतलब ये वाला यहाँ से, तो सबसे पहले आपको अगर एवरेज निकालना है तो क्या करना चाहिए बच्चों, उसका एरिया निकालो और डिवाइडेड बाय दिस इंटरवल, मतलब 25 से डिवाइड कर दो। एरिया कितना होगा, ये ट्रेपेजियम का एरिया है, जैसे हाफ इनटू, आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू कितना है 10 है, ये वाला वैल्यू क्या होगा, इसका जो भी आपका ट्रापीजियम है, अगर ट्रापीजियम का एरिया आपको पता है, ट्रापीजियम का एरिया आपको पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, प्लस यहाँ पे 25 इनटू, और ये उसका हाइट कितना है 20 है, तो ये गेट्स कैंसिल आउट 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा 25 35 मतलब 70 सॉरी 70, ये क्या है 35 है ना, फिर 35 इंटू 10 मतलब डिवाइडेड बाई, आप देख सकते हो 25, इसको जो भी आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर, है ना। देख लेना, या फिर इसको आप एरिया ऐसा भी निकाल सकते हो, दो ट्राइंगल है जैसे आप देख सकते हो, हाफ इनटू, इसका मैं दूसरा तरीके से भी मैं इसका एरिया निकाल के आपको देता हूँ, इसका एरिया कैसा होगा, अगर इसका ये भी देख सकते हो, इसका एरिया होगा हाफ इनटू दिस 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस 20 प्लस ये एक रेक्टेंगल है, तो 10 इंटू दिस 20, हाइट 20 है, प्लस हाफ इंटू दिस 5
मल्टीप्लाइड बाई दिस 20, तो यहाँ पे ये 10 होगा, यहाँ पे ये 10 होगा, तो ये 100 और ये 50 मतलब 150 और यहाँ पे 350 हो रहा है उसका एरिया। अगर इस लिमिट जो भी आपका इंटरवल है उस इंटरवल से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू है ना। तो इसमें देख सकते हो 25 यहाँ से कितने बार चला जाएगा, एक बार जा रहा है, और यहाँ पे आपको 10 बचा हुआ है तो 14, ऑब्वियस बात है यहाँ पे 14 आंसर आएगा। जो भी है हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी विल बी 14 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आगे भी देखते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हमें करना है बच्चों, जैसे एरिया ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप, जैसे कोई भी डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम कर सकते हैं कि नहीं, उसको एक बार चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन मान लिया और ये इसका वैल्यू 0 माना, और ये इसका लेंथ जो है ये l है, तो मैंने यहाँ पे ये करा, और ये इसका b है। तो x पे आके मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप को काटा, मैंने क्या करा, एक छोटा सा स्ट्रिप को काटा, तो ये आपको एक एलिमेंटल एरिया मिल गया। क्या मिला, एक एलिमेंटल एरिया। तो इस एलिमेंटल एरिया का क्या वैल्यू क्या होगा, b इंटू डी एक्स है। ये x पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप जो थिकनेस dx था उसको मैंने पकड़ा। अगर मेरे को टोटल एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, ये 0 टू l तक, क्योंकि ये x का वैल्यू यहाँ से इस पॉइंट तक कर रहा है, तो 0 टू l b इंटू डी एक्स, तो b कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, dx है, 0 टू l है, इसका लिमिट आप पुट कर सकते हो x 0 टू l, तो देखो यहाँ पे b इंटू एल माइनस 0, इसका मतलब b इंटू एल। तो ऑब्वियस बात है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं l इंटू बी होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के हेल्प से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एक्चुअल में ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, कभी कभी मास निकालने में भी इस्तेमाल होता है, कभी चार्ज, टोटल चार्ज निकालने को भी इस्तेमाल होता है। आपको चार्ज डेंसिटी देगा, आपको मास डेंसिटी दे देगा, तो उस सिचुएशन में हम निकालते हैं, या सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त, या फिर आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। मतलब हर कदम में आपको इस डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आपको हमेशा एक चीज का जरूरत है, एक छोटा एलिमेंटल एरिया आपको चाहिए, या फिर एलिमेंटल जो स्ट्रिप है उसका मास चाहिए, फिर आपको टोटल मास निकालना है। तो एलिमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट आपको निकालना आना चाहिए, आप कैसे इसको चूज करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन, एक एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं क्या, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, उसका एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस r है, तो मैं स्मॉल r पे जाके एक छोटा सा रिंग काट लिया। क्या करा, एक छोटा सा रिंग काटा जिसका थिकनेस है dr, मैंने क्या करा, छोटा सा थिकनेस, और यहाँ पे इसको काटा और इसको स्ट्रेट कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। तो मेरे को इसका लेंथ क्या मिला, 2 पाई इंटू आर, और इसका जो थिकनेस है, हाइट है, वो डी आर है। तो मैं इस छोटा सा स्ट्रिप का एरिया में निकाल सकता हूँ 2 पाई इंटू आर, ये वाला वैल्यू उसका लेंथ हो गया इंटू उसका थिकनेस है, जैसे ये एरिया हो गया। अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालना चाहता हूँ तो इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से, इसका जो आर है, आर का वैल्यू फ्रॉम सेंटर टू आउटर मोस्ट सरफेस, तो ऑब्वियस बात है 0 टू आर तक है, तो 0 टू आर तक है 2 pi r into dr, so 2 pi is constant, r square divided by 2, limit of 0 to r है, 2 gets cancelled out, तो pi r square minus 0 equals to pi r square, so that will be your answer। again आप यहाँ से देख सकते हो pi r square ही हमारा कोई भी सर्कल है उसका एरिया होता है। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर चुके हैं बच्चों, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी आपको बहुत सारे चीज, स्फीयर का आप निकाल सकते हो, कोन का निकाल सकते हो, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कोई भी एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया हम निकालते हैं। हम स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता था ना। देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है। जैसे ये स्फीयर का सेंटर है ना, तो ये वाला है, और मैंने यहाँ पे ये इस एक्सिस से, ये वाला एक्स एक्सिस मान सकते हो, इस एक्सिस से थीटा पे जाके मैंने एक छोटा सा डी थीटा को काट लिया, ये वाला और ये वाला एक छोटा सा डी थीटा काटा, है ना। तो जब डी थीटा काटा तो यहाँ पे एक रिंग बन गया। क्या बन गया, एक ऊपर ऊपर एक सरफेस में एक ऐसा रिंग बना, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आपको ऐसा टाइप का एक रिंग बना, ऐसे ऊपर का पोर्शन मैंने काट दिया। वैसे इसको मान सकते हो तरबूज, वाटरमेलन आप देखे हो ना, वाटरमेलन को देखा तो उसको ऊपर से एक स्ट्रिप को काट दिया, तो उसका जो ग्रीन पोर्शन है
यहाँ पे जो ग्रीन पर्सन है, ये रेड वाला पर्सन आप हटा दो, उसको इग्नोर करो, ग्रीन वाला पर्सन जो है वो एक ऐसा रिंग बनाया होगा और उसका तिरछा पर्सन जो है, वो तिरछा पर्सन ये वाला पर्सन है, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका थिकनेस r इंटू डी थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये एंगल जो है ना वो डी थीटा है। जैसे हम जानते हैं कोई भी एक सबटेंडेड एंगल है, इसका जो आर्क लेंथ होता है वो कितना होता है, r इंटू एंगल सबटेंडेड, तो आप बोल सकते हो r इंटू डी थीटा। तो ये आपका बन जा रहा है r इंटू डी थीटा। बच्चों आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना बच्चों? ओके, तो ये चीज आपको देखना है। अब ये वाला एक रिंग बना, इस रिंग का एरिया कितना होगा देख सकते हो। इस रिंग का एरिया के लिए आप देखो, ये थीटा है तो इसका मतलब इसका एक आर आएगा, जो ये आर है, और इस आर का वैल्यू कितना होगा, ये कॉस का वैल्यू होगा। देखो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये हर आपको पैरेलल देख सकते हो, तो ये आर कॉस थीटा बोल सकते हो, ये आर कॉस थीटा, है ना बच्चों? ओके, तो अगर ये रिंग का एरिया, ये वाला रिंग बन रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपको एक रिंग बना जैसा है ना, ये स्मॉल आर है एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज आर कॉस थीटा, उसका थिकनेस आर डी थीटा। तो इसका एरिया कितना होगा बोलो, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, तो आर स्क्वायर डी थीटा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, ये आपका छोटा एरिया का वैल्यू आ रहा है। अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो देखो, इसके ऊपर भी बहुत सारे मिलेगा, इसके नीचे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे मिले, है कि नहीं? बहुत सारे हमने रिंग ऊपर से नीचे करा, तो इस थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू यहाँ तक पाई/2 तक आप इंटीग्रेट करना है, तो आपको टोटल एरिया, इसका मतलब इंटीग्रेशन डी है, इसका मतलब -पाई/2 टू पाई/2, इसका मतलब 2 पाई r² कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये वाला कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, 2 पाई r², और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, जो साइन थीटा, -पाई/2 टू पाई/2, इसको लिमिट आप पुट कर दो, 2 पाई r² आ रहा है इसका लिमिट। अब यहाँ पे एक बार साइन पाई/2 पुट करोगे तो 1 आएगा, माइनस ऑफ, मतलब हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ साइन -पाई/2 मतलब -1 अगेन, तो ये दोनों 2 बन जाएगा, तो आपको आंसर 4 पाई r² बन जाएगा। तो बच्चों देखो ये भी आंसर आपको समझ में आया। तो एक स्फीयर, एक सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर अगर हम निकालना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों, आराम से आप इसको कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे उसको निकालना है। जैसे हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजिंग इंटीग्रेशन, इसको एक बार देखते हैं। जैसे एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है हम जानते हैं, और मैंने क्या करा, इस एक्सिस पे मैंने r x पे गया और एक छोटा सा ऐसे, जैसे वही सेम तरबूज, इसको नीचे से मैंने काटा और एक स्लाइड बना, क्या बना, एक डिस्क बना ऊपर। अभी अभी वाला जो पोर्शन है वो हम रेड वाला पोर्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इस सिचुएशन पे हम रेड वाला पोर्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपको एक डिस्क नजर आएगा, ऐसे टाइप का आपको एक डिस्क नजर आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको एक डिस्क नजर आ रहा होगा, वही तरबूज का एक स्लाइस है ना? तो ये आपको x मिल रहा है x पे, और ये जो वैल्यू है वो r कितना होगा, ये r है, तो ये x है, तो ये एक छोटा सा r है, ये स्मॉल r इक्वल्स टू आप लिख सकते हो r² माइनस x² अंडर रूट, अरे लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो ये r का वैल्यू है, और ये आपको जो थिकनेस है वो कितना है, वो मैंने एक dx पकड़ा था। अगर इसका एलिमेंटल वॉल्यूम देखा जाए तो एलिमेंटल वॉल्यूम मतलब ये वाला एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट, तो देखो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क इज dv इक्वल्स टू πr² दिस बेस एरिया इनटू dx, r का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करा, तो πr² माइनस x² इंटू dx है इसका वॉल्यूम। अगर टोटल वॉल्यूम चाहिए तो आप इंटीग्रेट करोगे dv को, तो आप जब इंटीग्रेट करोगे dv को तो उस सिचुएशन पे आप देखो πr² माइनस x² dx, लेकिन यहाँ पे लिमिट कितना होगा, देखो इधर डिस्क होगा, इधर डिस्क होगा, और इधर भी नीचे भी तो डिस्क होते रहेगा, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ये x का वैल्यू ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब -r से +r तक उसका लिमिट है। ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे स्लाइड बनाते जाओगे, सबको प्लस करते जाओगे, तो उस सिचुएशन में देखोगे ना -r, क्यों -r, क्योंकि x का वैल्यू आप वहां से पकड़ा था, तो ऊपर में पॉजिटिव है और नीचे जब आएगा वो नेगेटिव है, तो -r to r,
तो अगेन वही पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आर टू आर माइनस पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई एक्स स्क्वायर है ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस आर टू आर करोगे तो वही जो सेम लिमिट होगा यहाँ पे देख सकते हो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखोगे तो आर पुट करो, आर माइनस आर मतलब 2r माइनस, अब यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 और ये आर क्यूब, और यहाँ पे माइनस माइनस आपको प्लस कर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा ये देख सकते हो आप 2 पाई आर क्यूब, ये आपको नजर आ रहा है, माइनस 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो इसका वैल्यू जो आएगा 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जो भी आंसर है वही। और ये हमारा स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अरे आया कि नहीं बोलो ना, वॉल्यूम भी हमने निकालना सीख गया। मतलब सबसे पहले आप एक डिस्क है उस डिस्क का वॉल्यूम निकालो, वो होता है हमारा एलिमेंटल वॉल्यूम। एलिमेंटल वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क इक्वल्स टू दिस मच, राइट। उसके बाद आपको टोटल चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना है, सम करना है ना सबको। अब लिमिट क्या है, ये x का वैल्यू आप ऊपर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, नीचे आएगा तब क्या माइनस आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो माइनस आर टू आर उतना ही काफी है। आगे देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन यूजिंग इंटीग्रेशन। एक कोन है जिसका वॉल्यूम निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोन है, इसका जो रेडियस है, बेस का रेडियस r है, उसका हाइट हम मान सकते हैं h है ना, इसका हाइट h है। हम क्या करें, इस वर्टेक्स से x दूरी पे आके एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए dx, और इस छोटा सा जो स्ट्रिप, इसका मतलब इसका एक डिस्क बन जाएगा ना, काटे हैं कोन को काटे हैं तो एक डिस्क नजर आया होगा, ऐसा टाइप का एक डिस्क बना होगा। अब इस डिस्क का आर क्या है, जो रेडियस है, सॉरी आर क्या है, रेडियस आर है, और इसका इधर से हाइट ये बना। अगर यहां से देखा जाए एक ट्राइंगल नजर आ रहा है बच्चों, ये देख सकते हो एक ट्राइंगल है ना। तो x डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे कुछ जो प्रोपोर्शनलिटी में लगाता हूँ, r डिवाइडेड बाई एक्स, r डिवाइडेड बाई एक्स मतलब रेडियस डिवाइडेड बाई दिस हाइट इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई दिस कैपिटल H। तो R का वैल्यू क्या है, R इक्वल्स टू R कैपिटल R डिवाइडेड बाई H इंटू एक्स। तो ये आपका R का वैल्यू आया उधर इन टर्म्स ऑफ R, H एंड एक्स। ओके, अब हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंटल वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, ये आपको पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर आएगा वो इनटू दिस हाइट मतलब यही dx है। तो मैंने यहाँ पे वही करा, आर का वैल्यू क्या है, vc को मैंने पुट करा पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर देने का है। अभी टोटल वॉल्यूम अगर चाहिए तो इंटीग्रेट करना है और बाहर कर दो कांस्टेंट सारे को, क्या करना है इनको अंदर रखे। अब यहाँ पे देखो ये x का वैल्यू यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब 0 to h तक है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब 0 to h है, और यहाँ पे आप इसको पुट करना है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और यहाँ पे एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एच स्क्वायर ने एच क्यूब को मारा, और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच आया कि नहीं बोलो, यही तो कोन का एरिया वॉल्यूम होता है बच्चों। अरे समझ आया, कोन का वॉल्यूम यही होता है, आपको समझ आया। अगर आपको नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और दोबारा देख लो, बैकवर्ड करो, थोड़ा देखो, बैक करो, थोड़ा देखो, और भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सर ये चीज़ समझ में नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दो मेरे को व्हाट्सएप पे अगर पूछना चाह रहे हो, या FB में पूछ सकते हो, इंस्टा में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें जाके तब अदर्स फिजिक्स है ना, लिंक नीचे रहता है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो आराम से उसमें आ जाओ, है ना। उसके बाद ये चीज़ आता है जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मतलब एक्चुअल में क्या है, ये मानो एक ग्राफ है, ये कर्व है, यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, उसका लिमिट x1 to x2 आपको रखा हुआ है, और ये y एक्सिस है, और इसका फंक्शन आपको दिया हुआ है f of x है। अब यहाँ पे क्या करा, इस कर्व को ना ऐसे x एक्सिस को ऐसे फिक्स्ड है, उसको हमने इसको फिक्स रखा, और ये कर्व को मैंने ऐसे रोटेट करा दिया, क्या करा दिया, इसको ऐसे रोटेट करा दिया। जब मैंने इसको रोटेट कराया उस सिचुएशन में ये क्या बनेगा, एक सॉलिड टाइप का बन जाएगा। वही सेम चीज देखो यहाँ से ऐसा टाइप का बनेगा, है ना, ऐसा टाइप का बनेगा ना एक सॉलिड पूरा। अब ये सॉलिड पूरा सॉलिड का ही मेरे को क्या चाहिए, इसको मैंने ऐसे रोटेट करा दिया, तो इस सॉलिड का ही वॉल्यूम मेरे को चाहिए।
अब इसको कैसे निकाल सकते हो, देखो आराम से। यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे देखना है, ये सॉलिड मैंने बना और x दूरी पे मैंने आके इसको एक छोटा सा स्ट्रिप काट दिया। छोटा सा स्ट्रिप एक्चुअल में बनेगा क्या, एक डिस्क बन जाएगा। ये पूरा वॉल्यूम है ना, इसको ऐसे काटा, ये पूरा वॉल्यूम है, इसको ऐसे काटा तो एक स्लाइस टाइप का मिलेगा ना, तो ये डिस्क है। ये क्या होगा, डिस्क है। तो सडनली आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, y होगा। ऑब्वियस बात है, फंक्शन है ना। अब इसका जो r होगा, इस डिस्क का r है वो y है, इसका थिकनेस कितना है, dx है। इसका मतलब अब इसका अगर डिस्क देखोगे तो ये वाला आपको डिस्क नजर आ रहा होगा, है ना। ये वाला आपको मिला dx और ये आपको y मिल रहा है। तो ये बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस आपको क्या मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एलिमेंटल वॉल्यूम dv इक्वल्स टू पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, आप यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ एक्स मान लो या फिर एफ डैश एक्स को यहाँ पे पुट कर लो, इसका स्क्वायर करने का इंटू डी एक्स करने का। अब यहाँ पे ये dv आ रहा है ना। अब ये अगर टोटल चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना है, dv को, जो भी आपका इंटीग्रेशन होगा उसी को आप यहाँ पे कर दोगे, कोई शक वाली बात नहीं है। अब इंटीग्रेशन लिमिट पुट करना है x1 टू x2, बस कोई भी फंक्शन होगा उसको स्क्वायर करो फिर आंसर पुट करो। बात समझ में आ रहा है। हो सकता है y का वैल्यू x स्क्वायर हो सकता है y का वैल्यू x क्यूब हो, या फिर कुछ भी हो। अब यहाँ से पुट करो, स्क्वायर करो, फिर इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, खत्म। बात समझ आए। तो वॉल्यूम यहाँ पे आप निकाल सकते हो, जैसे कोई भी रिवोल्यूशन का वॉल्यूम, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको प्रॉमिस करा था, मैं कराऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहला सवाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हमने शुरुआत कहाँ से करा, रेस्ट से करा था। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a इक्वल्स टू 2t माइनस 1, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। आपको वेलोसिटी एट 10 सेकेंड में निकालना है। क्या निकालना है, एट 10 सेकेंड में। और शुरुआत जो v इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू जब 0 था, ये हमारा बाउंड्री कंडीशन है, हम निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का इक्वेशन 2t माइनस 1। अब एक्सीलरेशन को हम dv अपन dt लिख सकते हैं बच्चों। तो t1 माइनस वो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dv इक्वल्स टू 2t माइनस 2 इंटू dt। अब इसको आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे इसको। इंटीग्रेशन का लिमिट, ये जब आप t इक्वल्स टू 0 था तो वेलोसिटी भी आपको 0 था। जब t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, उस सिचुएशन में आपको वेलोसिटी निकालना है, तो अपर लिमिट हमारा v आएगा। तो इसको आप जब इंटीग्रेट करते हो तो v माइनस 0 आएगा, और यहाँ पे इसका जो लिमिट है 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2t, यहाँ से 0 टू 10 लगा दो, इसने इसको मार दिया। और आपको 10 स्क्वायर मतलब ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू 10 दैट इज 80। तो 80 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 4 आंसर, 4 मीटर 80 मीटर पर सेकंड, आंसर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन है वो 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा है, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv अपन dt। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है रे। अरे समझ आया, गुस्सा दिमाग में, बस। ये एक्चुअल में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, लेकिन आपको एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। जैसे एन ऑब्जेक्ट, ये दूसरा सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन which varies with time according to a equals to 2t plus 5, its velocity after 2 second will be, initially it was at rest, मतलब when t equals to 0, क्योंकि हम शुरुआत इनिशियली करें ना, t 0 पे करेंगे ना, 10 घंटे बाद शुरुआत कर ले, तो इनिशियली कैसे होगा भाई, समझ में आया। हाँ, वेलोसिटी इज 0, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा वो हमें निकालना है। ये आपका बाउंड्री कंडीशंस है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है a for 2t प्लस 5 dv अपन dt इक्वल्स टू 2t प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है, dv इक्वल्स टू 2t प्लस 5 इंटू dt। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट लगाएंगे 0, t इक्वल्स टू 0 पे ये 0 था, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में इसका वैल्यू v था, तो v एक माइनस 0 इक्वल्स टू v होता है। और 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5t, 2 ने 2 को मार दिया और यहाँ पे 2 पुट करा, 4 प्लस 5 इंटू 2, इसका मतलब 10 मतलब 14 मीटर पर सेकंड बच्चों
यहाँ पे भी 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये काइनेमेटिक का इक्वेशन है। ये क्या है? काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है जो मोशन अंडर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आप करोगे तो उस चीज में आपको ये मिलने वाला है। तो उस चैप्टर में आप बोलो अरे सर चुटकी में हम कर लेंगे, हमको करने तो दो। अब ऐसा बोलोगे, मैं अभी यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। और एप्लीकेशन मैंने आप बोला था ना, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यही होता है बच्चों। जैसे एक सवाल है ये वाला, आपको एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू sin x, जो आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू sin x दिया हुआ है, विथ एक्स एक्सिस ये दोनों के बीच का जो एरिया निकालना है। लिमिट आपको 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू पे आपको एरिया चाहिए। इसका मतलब ये आप देख सकते हो, जो आपका इंटीग्रेशन है यहाँ तक, ये तो होता है ना साइन का, ये होता है ना साइन का ग्राफ, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा साइन का ग्राफ होता है, ये 0 होता है और ये आपका पाई बाई टू होता है। आपको एरिया चाहिए, इसका मतलब इसको अगर बड़ा करोगे तो एरिया यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसका मतलब सिंपल है यार, डी वाई अपन डी एक्स कर लो, यही तो एरिया है। तो यहाँ पे 0 टू पाई बाई टू करने का, इंटीग्रेट करने का, साइन एक्स करने का, डी एक्स करने का। इस साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं बोलो? इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई टू। अब यहाँ से इसको पुट करो, माइनस, अब कॉस पाई बाई टू क्या होता है रे? कॉस पाई बाई टू 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, दैट इज प्लस 1। तो 1 यूनिट 1, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, 1 यूनिट स्क्वायर विल बी योर एरिया बाउंडेड। ओके, इतना तो समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने काइनेमेटिक्स का बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे करा दिया एप्लीकेशन के तौर पे, आपको पता ही नहीं चला, आपने काइनेमेटिक्स मोशन अंडर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सवाल कर चुके हो। बात समझ में आया? ऐसे ही होता है भैया, फिजिक्स तो ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और सिंपल मैथ्स, मतलब विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ्स, वही तो फिजिक्स है। समझ में आया? तो एंड तक देखने के लिए थैंक्स, है ना। आप वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, व्हाट्सएप में मैसेज करो, एफबी में करो, इंस्टा में करो, टेली में करो, कहीं पे भी कर लो, लेकिन डाउट होगा तो जरूर पूछना, कोई भी बात कर सकते हो, उसमें क्या है ना। तो ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिए और जम के पढ़ाई करिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।